जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारतीय नौसेना अब जल्द ही अपनी तीसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अर्धिमान को शामिल करने वाली है, जो कि अरिहंत क्लास की पनडुब्बी है और इसे S4 कहा जाता है। ये पनडुब्बी दोस्तों 7000 टन वजनी है, जो कि पहले की आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट से बड़ी और ज्यादा ताकतवर है, जो कि पहले की आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट से बड़ी और ताकतवर है। इसमें दोस्तों 24 K-15 मिसाइलें और 8 लंबी दूरी की K4 बैलिस्टिक मिसाइलें लगाई जा सकती है। K4 की रेंज दोस्तों आप सबको मालूम है 3500 किलोमीटर है और इस मिसाइल के जरिए पनडुब्बी एशिया के एक बड़े हिस्से तक मार कर सकती है। इसका मकसद दोस्तों काउंटर एट सी डिफरेंस है और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इससे भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता और मजबूत होगी। और ये पूरी परियोजना भारत के गुप्त ATV प्रोग्राम के तहत बनी है। आने वाले वक्त में दोस्तों आप देखिएगा कि भारत और भी एडवांस पनडुब्बियां और लंबी दूरी की K5 मिसाइलें शामिल करेगा। मतलब सीधा है कि अब भारत की समुद्री परमाणु ढाल और ज्यादा मजबूत हो रही है। इसके अलावा भारत की डिफेंस कंपनी भारत फौज अब सिर्फ शेल बॉडीज यानी कि खाली तोप के गोले बनाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अब ये पूरा रेडी टू फायर गोला तैयार करेगी। कंपनी दोस्तों हर साल लगभग 5,155 mm आर्टिलरी शेल बॉडी बनाकर एक्सपोर्ट करती है, लेकिन अब ये नया एक्सप्लोजिव यूनिट शुरू करने वाली है, जिसमें कि शेल में मेन बस्टिंग चार्ज और सप्लीमेंट चार्ज भरकर पूरी तरह तैयार एमुनेशन सप्लाई किया जाएगा। मतलब साफ है कि पहले कंपनी सिर्फ एक स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा बनाती थी, अब वही कंपनी पूरा गोला तैयार करेगी। मतलब वैल्यू चेन में ये एक बड़ा अपग्रेड है और 155 mm कैलिबर आज दुनिया में आधुनिक तोपखाने का ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुका है। ऐसे में दोस्तों अगर आप तैयार गोला सप्लाई करते हैं तो एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ेगी, इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन और मजबूत होगा, लॉजिस्टिक और क्वालिटी कंट्रोल बेहतर होगा और सबसे बड़ी बात, भारत की आत्मनिर्भरता को वो मजबूती मिलेगी। एक्सप्लोजिव फैक्ट्री बनाना दोस्तों आसान काम नहीं होता, मैं आपको बता दूं। इसमें हाई सेफ्टी सिस्टम, ब्लास्ट प्रोटेक्शन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल बहुत जरूरी होता है। यानी कि भारत दोस्तों अब केवल पार्ट सप्लायर नहीं बन रहा, बल्कि पूरा आर्टिलरी गोला बारूद बनाने वाला ग्लोबल प्लेयर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों AMCA Mark 2 को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल दोस्तों एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AMCA Mark 2 के लिए एक खास AI सिस्टम तैयार कर रही है, जिसका नाम होगा E-पायलट। ये सिर्फ दोस्तों एक ऑटो पायलट नहीं होने वाला, बल्कि ये होगा एक डिजिटल को पायलट। और ये जो E-पायलट है दोस्तों, वो खुद एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ और लैंडिंग में मदद करेगा, दुश्मन के टारगेट्स को ट्रैक करेगा, खतरों को पहले पहचानेगा और सही हथियार चुनने में पायलट की हेल्प करेगा। यानी कि पायलट अकेला नहीं होगा, उसके साथ होगा एक स्मार्ट AI दोस्त। और आगे चलकर AMCA के साथ घातक UCAV जैसा स्टेल्थ ड्रोन भी जुड़ेगा, यानी कि ये एक फ्लाइंग कमांड सेंटर बन जाएगा। फ्यूचर में दोस्तों ये फाइटर जेट लगभग खुद मिशन को पूरा कर सकता है, लेकिन फाइनल फैसला तो इंसान के हाथ में रहेगा। यानी कि दोस्तों भारत अब AI बेस्ड एयर वॉरफेयर की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये सब शुरुआत है। और अगर आपको ये लगता है कि भारत केवल बातें कर रहा है तो ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ चीज़ों पर काम जब हो रहा होता है तो उसके बारे में चीज़ें सामने आती हैं। वहीं दोस्तों प्रोजेक्ट 77 को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। 10,000 टन कैटेगरी की ये स्वदेशी न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन यानी कि SSN, ये जो पूरा प्रोग्राम है दोस्तों, वो केवल एक प्लेटफॉर्म पर बेस नहीं होगा, बल्कि हथियारों की मारक क्षमता पर भी आधारित है, खासकर की लंबी दूरी के हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल पर। अभी तक दोस्तों हमारे पास बेसलाइन हथियार मौजूद हैं, जैसे कि ITCM हो गया, ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज हो गया। इन दोनों मिसाइलों की रेंज पाकिस्तान जैसे नजदीकी दुश्मन के लिए हमारे लिए पर्याप्त है। लेकिन दोस्तों भारतीय जल क्षेत्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण खतरा चाइना का है, क्योंकि चाइना जैसे बड़े और गहराई वाले थिएटर में ये रेंज बहुत कम है। ऐसे में दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि DRDO और ब्रह्मोस एरोस्पेस दोनों मिलकर 1500 से 2500 किलोमीटर रेंज वाली हाइपरसोनिक SLCM पर काम कर रहे हैं। हाइपरसोनिक की खासियत आप सबको मालूम ही है कि मैक 5 प्लस स्पीड होती है, लो एल्टीट्यूड पर फ्लाइट कर सकती है, हाई मैन्युअबिलिटी होती है, इंटरसेप्ट करना काफी कठिन होता है। और अगर 1500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली हाइपरसोनिक SLCM शामिल होती है तो हम अपनी SSN पनडुब्बियों को दुश्मन तट के करीब जाए बिना हमला कर सकते हैं। मलक्का स्ट्रेट जैसे सुरक्षित क्षेत्रों से भी हम गहरे अंदर यानी कि डीप स्ट्राइक कर सकते हैं। इससे हमारी पनडुब्बी की सर्वाइबिलिटी बढ़ेगी और इंडो पैसिफिक में पावर प्रोजेक्शन जो है वो और मजबूत होगा। और ये चेंज दोस्तों प्रोजेक्ट 77 SSN को सिर्फ हंटर किलर प्लेटफॉर्म से आगे ले जाकर डीप स्ट्राइक एसेट बना सकता है। भारत की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। सबसोनिक जो मिसाइलें होंगी वो कॉस्ट इफेक्टिव है, सुपरसोनिक मिसाइलें तेज और सटीक हमला करेंगी और हाइपरसोनिक मिसाइलें डीप स्ट्राइक कर सकती हैं, वो भी दुश्मनों के हाई वैल्यू वाले टारगेट्स पर। यानी कि दोस्तों प्रोजेक्ट 77 फ्यूचर में मल्टी डोमेन ऑपरेशन का फोर्स मल्टीप्लायर हमारे लिए बन सकता है। बात साफ हो जाती है कि प्रोजेक्ट 77 अब सिर्फ सबमरीन कंस्ट्रक्शन कार्यक्रम नहीं रह गया, ये भारत की अंडर सी यानी कि पानी के अंदर की स्ट्राइक क्षमता को नई ऊंचाई देने वाला है। इसके अलावा भारतीय सेना और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने
एक एमओयू साइन किया जिसका मकसद रिसर्च, सॉफ्टवेयर इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी में मिलकर काम करना है। इस साझेदारी के जरिए दोस्तों स्वदेशी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा। एआई और उभरती हुई टेक्नोलॉजी में सेना की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। सेना और एकेडमिक्स जगत के बीच सीधा तालमेल यहाँ से पॉसिबल हो पाएगा। और हाल ही में दोस्तों इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सेना ने डिफेंस पर्सपेक्टिव इन एआई पर चर्चा की है और इसमें एआई के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। यानी कि भारतीय सेना, आईआईटी और डीआरडीओ मिलकर अब एआई, सॉफ्टवेयर और इंजन टेक्नोलॉजी में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। दोस्तों आज की जंग में सबसे पहला वार होता है सीड मिशन, मतलब आप सबसे पहले दुश्मन के एयर डिफेंस को दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में दोस्तों भारत का क्यूआरसैम इसी चुनौती को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। क्यूआरसैम की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ मिसाइल प्लस रडार सिस्टम नहीं है, बल्कि एक पूरा नेटवर्क बेस्ड एयर डिफेंस इकोसिस्टम है। इसकी हर फायरिंग यूनिट अपने आप में एक कॉम्बैट नोड है, मतलब अगर एक रडार या लॉन्चर नष्ट हो जाता है तो पूरा सिस्टम बंद नहीं होगा। और ऐसे में दोस्तों सीड मिशन से ये कैसे बच सकता है अगर दुश्मन हमारे ऊपर अटैक करता है तो सबसे पहली बात तो ये है कि लॉन्चर एक जगह इकट्ठा नहीं रहते, अलग अलग जगह फैले हुए होते हैं। सुरक्षित ऑप्टिकल फाइबर और कम्युनिकेशन लिंक से ये जुड़े रहते हैं। एक यूनिट अगर खराब हो जाए तो दूसरी यूनिट उसकी जिम्मेदारी तुरंत ले सकती है। मतलब दुश्मन को एक टारगेट नहीं बल्कि कई बिखरे हुए टारगेट से जूझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी पावर है दोस्तों क्यूआरसैम की कि ये भारतीय वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इससे इसे पूरे देश की फ्यूज एयर पिक्चर मिलती है, सिर्फ ये लोकल रडार पर निर्भर नहीं रहता। मतलब साफ है दोस्तों, क्यूआरसैम ऐसा सिस्टम है जो हमले के बीच भी लड़ता रह सकता है। ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की सोच पर बेस्ड है, जहां एक नोड गिरने से पूरी जो हमारी डिफेंस व्यवस्था है वो नहीं टूटती। यही वजह है दोस्तों कि भारत की एयर डिफेंस अब सिर्फ मजबूत नहीं हो रही बल्कि स्मार्ट और सर्वाइवल भी बन रही है। हाल ही में दोस्तों फ्रांस का एक सरकारी चैनल है फ्रांस 24 इंग्लिश, यहां पर दोस्तों एक दमदार बहस हुई जो कि भारत के फाइटर जेट फ्लीट को लेकर है। मुद्दा था यहां पर 114 नए डसॉल्ट राफेल जेट्स की संभावित डील को लेकर, लेकिन असली चर्चा दोस्तों यहां पर हो रही थी इंटीग्रेशन वर्सेस मिक्स्ड फ्लीट पर। और फ्रांस के इस सरकारी चैनल पर कहा जा रहा था कि आधुनिक एयर वॉरफेयर सिर्फ एक ताकतवर फाइटर जेट से नहीं बल्कि नेटवर्क और टीम वर्क से जीता जाता है। ऐसे में राफाल का जो ओपन आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन क्षमता है उसे भारत के स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि HAL तेजस और भविष्य के AMC के साथ आसानी से जोड़ सकता है। और इससे कॉम्बैट क्लाउड जैसा सिस्टम बनाया जा सकता है जहां एक फाइटर जेट लक्ष्य ढूंढेगा, दूसरा हमला करेगा और दोनों बिना ज्यादा रडार सिग्नल दिए डेटा शेयर कर सकते हैं। अब यहां तक तो ये बात उन्होंने कह दी, लेकिन असली उनका मुद्दा था रशियन फाइटर जेट्स पर। उन्होंने कहा कि रशिया का सुखोई Su-57 वो कागज पर मौजूद है, लेकिन उसका डेटा लिंक और इंक्रिप्शन सिस्टम वेस्टर्न सिस्टम से अलग है। ऐसे में फ्रेंच और रशियन टेक्नोलॉजी को एक ही नेटवर्क में जोड़ने का मतलब तकनीकी रूप से ये काफी कॉम्प्लेक्स होगा, काफी महंगा होगा और डेटा सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील हो सकता है। मतलब उनका ये कहना है कि अगर भारत Su-57 लेता है तो वो फ्रांस की फाइटर जेट के साथ कंपैटिबल नहीं होगा। यानी कि इससे तो भारत में दो अलग अलग एयरफोर्स जैसी स्थिति बन सकती है जो कि एक साथ उड़ रहे हैं लेकिन पूरी तरह डेटा शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में यहां पर उनका यह सवाल था कि क्या भारत को ज्यादा फाइटर जेट चाहिए या फिर एक ऐसी फ्लीट चाहिए जो पूरी तरह नेटवर्क सेंट्रिक और इंटीग्रेटेड हो। हालांकि यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है तो मेंटेनेंस आसान होगी, ट्रेनिंग भी आसान होगी, लॉजिस्टिक भी काफी सस्ता होगा और कॉम्बैट क्षमता ज्यादा इफेक्टिव होगी। यानी कि दोस्तों मतलब साफ है कि 114 राफेल फाइटर जेट की जो चर्चा हो रही है वो केवल खरीद नहीं है बल्कि भविष्य की एयर वॉरफेयर पॉलिसी का फैसला है। भारत के सामने दोस्तों ऑप्शन है या तो संख्या बढ़ाना या फिर सिस्टम को एकजुट करना। फिलहाल आपको भी दोस्तों क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान भारत ने ऑफिशियली रूप से पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन ज्वाइन कर लिया है। इस प्रोग्राम में भारत के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और अमेरिका के राजदूत और अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी मौजूद थे। दोस्तों ये जो पैक्स सिलिका है वो भी आप जान लीजिए, ये अमेरिका की अगुवाई में शुरू की गई एक पहल है जिसका मकसद एआई टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है। यानी कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर फ्री सोसाइटीज का कंट्रोल मजबूत किया जाएगा इसके जरिए। इसका फायदा दोस्तों सीधा भारत को भी होगा। एक तो सिक्योर एआई चिप और सेमीकंडक्टर की सप्लाई हो पाएगी, डिफेंस सेक्टर में एडवांस एआई टेक्नोलॉजी मिलेगी, ड्रोन, मिसाइल और स्पेस मिशंस में मजबूती आएगी, आत्मनिर्भर भारत मिशन को ग्लोबल टेक पार्टनरशिप का सपोर्ट मिलेगा। ये स्टेप दोस्तों ऐसे वक्त पर सामने आया है जब भारत और अमेरिका इंडो पैसिफिक में स्ट्रैटेजिक सहयोग को बढ़ा रहे हैं। यानी कि दोस्तों अब एआई और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत और अमेरिका साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि भविष्य की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों मजबूत रह सके। दोस्तों भारतीय सेना की खरगा कोर के खरगा सैपर्स ने हाल ही में बैटलफील्ड परिस्थितियों में आयोजित ड्रोन फायरिंग एक्सरसाइज के दौरान आर्म्स ड्रोन्स की सटीक
लक्ष्य भेदी क्षमता यानी कि प्रिसीजन टारगेटिंग को सफलतापूर्वक वैलिडेट किया है। आप ये वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, जहां पर ऑब्स्टिकल को कैसे तोड़ा जा रहा है और हटाया जा रहा है, दुश्मन की डिफेंसिव संरचनाओं को कमजोर किया जा रहा है और अग्रिम बढ़त के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। इस एक्सरसाइज में ड्रोन को इनविजिबल थर्ड आई के तहत इस्तेमाल किया गया, जो लक्ष्य की पहचान, निगरानी और सटीक प्रहार सुनिश्चित करता है। आज के नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध में दोस्तों ISR यानी कि इंटेलिजेंस सर्विलेंस रिकॉग्निशंस, सटीक प्रहार, न्यूनतम जोखिम के साथ इंजीनियरिंग ऑपरेशन जैसी क्षमताएं निर्णायक रोल निभाती है। खरगा सैपर्स की यह क्षमता दिखाती है कि भारतीय सेना ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग दक्षता को आधुनिक ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ आगे जोड़कर ले जा रही है। तो फिलहाल तब देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।